आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। यह कोई रोमांटिक और मनोरंजन वीडियो नहीं है। यह वीडियो उसे इंसान का है जिसने हमारे देश के लिए कुछ किया। लिए चलते हैं वीडियो की ओर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया था, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम पहली पंक्ति में है। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के उन्होंने कई आंदोलन किए और इसकी वजह से नेताजी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींद को हिलाकर रख दिया था। जब तक नेताजी रहे तब तक अंग्रेजी हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाए। ऐसे तो हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन करीब 4 साल पहले ही सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की पहली सरकार का गठन कर दिया था। इस लिहाज से 21 अक्टूबर 1943 का दिन हर भारतीय के लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। आजादी से पहले हिंदुस्तान की पहली सरकार। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने करने के बारे में सोचा तक नहीं था। उन्होंने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार चलाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आजाद हिंद सरकार के बनने से आजादी की लड़ाई में एक नए जोश का संचार हुआ। करीब 8 दशक पहले 21 अक्टूबर 1943 को देश से बाहर अविभाजित भारत की पहली सरकार बनी थी। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। अंग्रेजी हुकूमत को नकारते हुए ये अखंड भारत की सरकार थी। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। आजाद हिंद को 9 देशों ने दी थी मान्यता। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप आजाद हिंद सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को ही अंडमान निकोबार में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था। ये तिरंगा आजाद हिंद सरकार का था। सुभाष चंद्र बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग एस.सी. चटर्जी को, प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को और महिला संगठन कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को 9 देशों की सरकारों ने अपनी मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे देश शामिल थे। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। आजाद हिंद सरकार में हर क्षेत्र के लिए योजना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थीं। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बैंक और स्वाधीन भारत के लिए अपनी मुद्रा के निर्माण के आदेश दिए। आजाद हिंद सरकार की अपनी बैंक थी, जिसका नाम आजाद हिंद बैंक था। आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद सरकार के लिए नोट छपवाने का इंतजाम किया था। जर्मनी ने आजाद हिंद सरकार के लिए कई डाक टिकट जारी किए थे, जिन्हें आजाद डाक टिकट कहा जाता था। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में शामिल हैं। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभूतपूर्व उदाहरण था।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी हुकूमत यानी एक ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था। नेताजी थे आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री। आजाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को चुना था। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगणमन को राष्ट्रगान बनाया था। एक दूसरे से अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा शुरू की गई थी। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार ने देश से बाहर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। इस सरकार ने अंग्रेजों को बता दिया कि भारत के लोग अब अपनी जमीन पर बाहरी हुकूमत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजाद हिंद सरकार की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा बुलंद करने वाले महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आजादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई धार दी। फॉरवर्ड अखबार के संपादक के तौर पर काम। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो एक बुलंद और सशक्त आवाज थे। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देशबंधु चित्तरंजन दास से हुई। उन दिनों चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया हुआ था और अंग्रेजों के जुल्मों सितम के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद चित्तरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी उस अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जोर शोर से लिखकर अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी को साल 1921 में 6 महीने की जेल भी हुई। 1939 में मतभेद की वजह से कांग्रेस से हुए अलग। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज्य पार्टी के लिए काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने के लिए कहा। तय तारीख तक आजादी नहीं मिलने पर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। नेताजी ने भारतीय युद्ध बंदियों से मुक्ति सेना बनाई। क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में पुलिस की नजरबंदी को चकमा देकर नेताजी काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर करने के लिए नेताजी को हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी का ये विश्वास था कि भारत की आजादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर दूसरे विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्ध बंदियों को आजाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनाई। 1943 में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह की ओर से स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद रासबिहारी बोस ने ही किया था। 1943 में ही नेताजी ने आजाद हिंद फौज की सेना की सलामी लेने के बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया।
नेताजी के कमान संभालने से पहले आजाद हिंद फौज में सिर्फ 4 विभाग थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन 4 विभागों को बल प्रदान करने के लिए 7 नए विभागों का गठन किया। महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का मुख्य आधार एकता, त्याग और निष्ठा रखा गया और इसी भावना से संगठन में नए आदर्शों की भावना का विकास किया गया। इसके साथ ही महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन लक्ष्मी सहगल को सौंपी गई। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना पर हमला किया। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। इस फौज ने पलेल और तिहिम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आजाद हिंद सैनिकों को कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का ही असर था, जिसने अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों को आजादी के लिए विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जन्म। जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहने थे, जिसमें 6 बहनें और 8 भाई थे। सुभाष चंद्र अपने माता पिता की 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में की। इसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिल गया था। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं हैं। आईसीएस की नौकरी छोड़ आजादी की लड़ाई में कूदे। सुभाष चंद्र बोस एक मेधावी छात्र थे जो हमेशा परीक्षा में अव्वल आते थे। 1919 में उन्होंने स्नातक किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन के जमाने में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि चौथा स्थान भी हासिल किया। लेकिन उन्मुक्त विचारों वाले सुभाष का मन अंग्रेजों की नौकरी में कहाँ लगने वाला था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। उनके मन में पहले से ही एक मजबूत और निडर व्यक्तित्व था। वे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दास्ता से भारत का उद्धार चाहते थे। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन नेताजी के क्रांतिकारी विचारों और आकर्षण की वजह से अपने ही वरिष्ठ नेता उनकी निंदा करने लगे। विचारों में मतभेद और बोस की लोकप्रियता पार्टी के कई लीडरों को नहीं भा रही थी। इसे भांपते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। महात्मा गांधी के विचारों से असहमति। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग अलग थे, लेकिन वे यह अच्छी तरह जानते थे कि महात्मा गांधी और उनका मकसद एक है, यानी देश की आजादी। नेताजी के मन में गांधी जी के लिए अपार श्रद्धा थी। तभी तो सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। हालांकि गांधी जी के विरोध के चलते इस विद्रोही अध्यक्ष ने त्यागपत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। जर्मनी पहुंचकर बनाई रणनीति। जब दूसरा विश्व युद्ध के शुरू हुआ तब बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है।
उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वे अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। हिटलर से भी मिले थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक अनीता नाम की एक बेटी भी हुई। विदेशी प्रवास के दौरान नेताजी हिटलर से भी मिले। उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया। वहां से वे जापान पहुंचे, फिर जापान से सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो, जापान जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत का सही कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए।